नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री प्रो कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है कक्षा 12th एग्रीकल्चर के चैप्टर नंबर 1 का ये चौथा पार्ट है। अगर आपने इससे पहले हमारे 1, 2 और तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इन सब पार्ट को देखें और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो बीज के बारे में रहेगा, जिसमें हम बीज की परिभाषा, बीज का अंकुरण और बीज के ओज और बीज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे इंस्टीट्यूट से जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके फ़ोन पर आएगा। तो हम इससे पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, है ना। पुराना क्या पढ़ा था? देखो, सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ा था। इसका कौन सी भाषा का शब्द है, इसकी परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद हमने मृदा उर्वरता उत्पादकता पढ़ा था। फिर हमने मृदा शरण शुरू किया था, जिसमें हमने जल शरण और वायु शरण के बारे में पढ़ा था। और वायु शरण का कुछ पार्ट रह गया था, है ना। तो वायु शरण में आज हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक है जो वायु शरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कारक की बात की जाए तो जलवायु, है ना। अब जलवायु किस तरीके से वायु शरण को प्रभावित करती है, सिंपल सा एक बात बताता हूँ कि अगर अपन पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है ना, बारिश नहीं के बराबर होती है और इसलिए यहाँ की मिट्टी भी कैसी है, रेतीली मिट्टी है और जनरली सिंगल कण वाली मिट्टी है ना। तो जब आंधियां वगैरह चलती है तो उससे क्या होता है, ये हवाओं के साथ मृदा इधर से उधर होती है, तो जलवायु बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर बारिश किन्हीं इलाकों पर बारिश ज्यादा होती है तो मिट्टी क्या रहती है, बंधी हुई रहती है, तो वायु से शरण नहीं होता है। अगर बारिश कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वायु के द्वारा मृदा का शरण होगा। दूसरी बात करते हैं मृदा के बारे में। अगर किसी भी खेत की या किसी भी इलाके में अगर रेतीली मृदा रहेगी तो उस स्थिति में क्या होगा, रेतीली मृदा आराम से वायु अगर चलती है तो उसके साथ उसका शरण आराम से होता है। अगर मान लो वही मृदा क्ले मृदा है या चिकनी मृदा है तो ये मृदाएं क्या करती हैं, आपस में पकड़ के रखती है, आपस में बंधी हुई रहती है, तो इनका आसानी से मृदा शरण नहीं होता है। वनस्पति, अगर भाई आप देखो ऐसा है कि कोई बड़ा सा खेत है और खेत वो खाली पड़ा है, तो जब हवाएं चलती है तो उसके साथ मृदा इधर से उधर होती है। आंधियों में कई बार देखा है आपने, है ना। तो अगर मान लो उसी खेत में कुछ छोटा मोटा पौधा रहे, वेजिटेशन रहे, या फिर उसके ऊपर क्या रहे, छोटी छोटी घास रहे, तो उस घास की वजह से वो मृदा शरण नहीं होगी। स्थला आकृति की बात करें तो स्थला आकृति में क्या होता है कि ढलान वाली भूमि है, पहाड़ वाला क्षेत्र है या फिर मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्रों में देखा जाता है तो वायु शरण आसानी से देखने को मिलता है। तो ये 4 कारण हैं जो वायु शरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जलवायु, अगर जलवायु अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी तो क्या होगा, वायु शरण कम होगा। मृदा अगर क्ले मृदा या चिकनी मृदा होगी तो वायु शरण में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मृदा के ऊपर वनस्पति रहेगी तो वायु शरण नहीं होगा। स्थला आकृति की बात करें तो स्थला आकृति अगर समतल रहेगी तो वायु शरण नहीं होगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कि वायु शरण के नियंत्रण के सिद्धांत के बारे में, है ना। विंड इरोजन के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन से सिद्धांत अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, वायु शरण को रोक सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है वायु वेग, है ना। वायु वेग को कम करना। अगर मान लो पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा वायु शरण होता है, वो सबसे ज्यादा वायु शरण होता है। अगर मान लो हम उस वायु की गति को कम कर दें तो वायु शरण कम देखने को मिलेगा। तो करना क्या है आपको कि जो आपका खेत है, आपका जो खेत है उसको उत्तर पश्चिम दिशा में क्या करना है, आपको पेड़ लगा देने हैं। ऐसे पेड़ लगाने हैं जो वायु की गति को कम कर सके, ऐसे पेड़ लगाने हैं जो वायु की गति को कम करे। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से पेड़ लगा सकते हो जिसको विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट, है ना, शेल्टर बेल्ट। विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट लगाकर आप क्या कर सकते हैं, वायु की गति को कम कर सकते हैं। जैसे ही वायु की गति कम होगी तो
मृदा क्षरण कम होगा, कंप्लीट रुकेगा नहीं लेकिन मृदा क्षरण कम हो जाएगा। फिर मृदा कण समूह का आकार बढ़ाना। अब मृदा कण समूह का आकार कैसे बढ़ाओगे? छोटे छोटे मृदा के अंदर अगर जीवाश्म पदार्थ डालेंगे तो मृदा क्या करेगी, उसको पकड़ के रखेगी। मृदा आपस में क्या करेगी, बंधी हुई रहेगी। तो उस स्थिति में क्या होगा, छोटे छोटे, आप देखो मार्केट में ऐसा केमिकल्स भी मिलते हैं जिसको क्या किया जाता है, मृदा के ऊपर छिड़का जाता है तो मृदा में छोटे छोटे ढीले बन जाते हैं, एग्रीगेट बन जाते हैं। तो ये ढीले बने हुए रहेंगे तो मृदा का क्षरण नहीं होगा। दूसरा, मृदा सतह को नम रखना। अगर मान लो कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि बारिश होती है और मृदा क्या होती है, रेतीली होती है, तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, आप मृदा को जितना हो सके उतना नम रखोगे तो वायु क्षरण नहीं होगा। ये कुछ 3 सिद्धांत है जिसमें सबसे पहला क्या कर सकते हैं आप, वायुरोधी वृक्ष लगा सकते हैं, मृदा को समूह में बांध सकते हैं और मृदा की सतह को नम रख सकते हैं। तो ये सिद्धांत थे वायु क्षरण को रोकने के। अगर मान लो विधियों की बात करें कि भाई वायु क्षरण को रोकने की कौन कौन सी विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले विधि की बात करें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस या कृषि क्रियाएं। क्या कहती हैं कृषि क्रियाएं? कि आप भाई जीवांश खाद का प्रयोग करो, है ना। अब मान लो जिन मृदा के अंदर जीवांश खाद का प्रयोग किया जाता है तो जीवांश खाद क्या करता है, मृदा के कणों को आपस में बांधने का काम करता है। मृदा के कणों को क्या करता है, ये आपस में बांधने का काम करता है। जब मृदा आपस में बंधी हुई होगी, है ना, अकेला अकेला कण क्या कर जाता है, सिंगल सिंगल कण आसानी से हवा के द्वारा उड़ जाता है। अगर मृदा बंधी हुई होगी तो उसमें क्या होगा, आपका वायु क्षरण नहीं होगा। अगला कह रहा है कि हरी खाद वाली फसलों का प्रयोग करो। अब देखो हरी खाद क्या होती है इसको समझते हैं सबसे पहले, है ना। हरी खाद क्या होती है? हरी खाद की बात करें तो जो हरी खाद होती है ना वो क्या होती है, देखो हरी खाद, देखो कुछ ऐसी फसलें जो कम समय में ग्रो करती हैं जल्दी और उनके फूल आने से पहले ही उनको मिट्टी में दबा दिया जाता है। कुछ ऐसी फसलें जो जल्दी से ग्रो करती हैं और कम पानी और कम पोषक तत्वों में भी अपना वेजिटेशन को बढ़ा देती हैं। तो जब उनके फ्लावर आते हैं, फूल आते हैं, फूल आने से जस्ट पहले क्या किया जाता है, उसको मृदा में मिला दिया जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है, हरी खाद कहा जाता है। जैसे इसमें आपके बरसीम आ गई, है ना, ढैंचा आ गया, बरसीम आ गई, ढैंचा आ गई और दलहनी फसलें आ गई, दलहनी फसलें आ गई। तो ये सब फसलों को क्या किया जाता है, आप क्या करो, फूल आने से पहले ही मृदा में दबा दो। तो उससे क्या होगा कि ये क्या करते हैं जीवाश्म, देखो होगा क्या, ये अपने आप में क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। अगर किसी मृदा में इसकी मात्रा ज्यादा होगी तो ये कार्बनिक पदार्थ क्या करता है, मृदा को पकड़ के रखने का काम करता है ना। अगला क्या कहता है कि देखो, हाँ, ये जो हरी खाद वाली फसलें होती है ये उर्वरता बढ़ाने का काम करती हैं, इसके साथ साथ कणों को बांध कर रखती हैं और नमी की मात्रा को भी संचित करने में सहायता करती है ना। तो क्या है, हरी खाद वाली फसलों को लगाओ। मृदा की सतह पर पलवार या मल्च का प्रयोग करो। देखो पलवार या मल्च क्या होता है, ध्यान से समझो, है ना। पलवार या मल्च का मतलब होता है आप किसी भी पदार्थ का उपयोग करके मृदा को ढक दो। आप किसी भी पदार्थ का प्रयोग करके मृदा को ढक रहे हो तो उस विधि को क्या कहा जाता है, मल्चिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल्चिंग कहा जाता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आप क्या कर लो, जैसे कोई पौधा है, उस पौधे के चारों ओर अगर कोई घास है तो उस घास को उखाड़ कर वहीं उसके आसपास पटक दो, ठीक है, तो वो उस पौधे के लिए क्या हो जाएगी, मल्च का काम करेगी। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार, आपने शॉर्ट वीडियो वगैरह उसमें देखा होगा जिसमें क्या किया जाता है कि बड़े से खेत में एक काली कलर की पन्नी, है ना, प्लास्टिक की पन्नी बिछाई जाती है और फिर उसमें छोटे छोटे छेद करके पौधे लगाए जाते हैं। तो वो पन्नी भी क्या है, एक प्लास्टिक मल्च है ना। तो आप क्या कर लो, मल्चिंग का प्रयोग कर लो, जिससे क्या होगा कि मृदा के अंदर जो पानी होगा वो वाष्प बन के उड़ेगा नहीं। दूसरा, जब वाष्प बन के उड़ेगा नहीं और वायु का झोंका आएगा तो भी मृदा को साथ में नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वायु मृदा को आपने किससे ढक रखी है इसलिए। अगला है भू परिष्करण या टिलेज द्वारा मृदा वाष्पीकरण कम करके नमी को बनाए रखना। आप क्या करो, खेत में जुताई कर लो
और बहुत बार ऐसा होता है कि जो वायुमंडल की नमी होती है उस नमी को मर्दा क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और मॉर्निंग के समय आप उस पर क्या लगा लो, पाटा लगा लो। तो आपने क्या किया, जो नमी मर्दा ने वायुमंडल से ग्रहण की उस नमी को आपने क्या कर लिया, पाटा लगाकर उसमें संचित कर दिया। अब नमी की वजह से वो भी जो मर्दा के कण रहेंगे ना, वो मर्दा के कण आपस में बंधे हुए रहेंगे। तो जब आपस में बंधे हुए रहेंगे तो वायु के द्वारा उनका शरण नहीं होगा। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि जीवांश खाद का प्रयोग करो, हरी खाद वाली फसलों का प्रयोग करो, पलवार या मल्च का प्रयोग करो। भू परिष्करण के दौरान आप क्या कर सकते हो, पाटा लगा सकते हो ना, पाटा लगा सकते हो। आगे बात करें तो फसल चक्र अपनाओ, है ना। फसल चक्र का मतलब ये होता है कि आप फसलों के साथ साथ क्या करो, ऐसी फसलें भी लगाओ जो मृदा को ढकने का काम करती है। जैसे आपने मक्का, ज्वार या बाजरा लगाया तो जो बीच में जगह रहती है उन जगहों में आप क्या करो, ऐसी दलहनी फसलें लगाओ जो मृदा को ढककर रखती है ना। तो ये क्या हुआ, आपने फसल की बुआई के टाइम इसकी प्लानिंग की, है ना। तो फसल चक्र में क्या हो रहा है, फसल चक्र में प्लानिंग किया जा रहा है फसल को बोने के, है ना। तो दाल वाली फसलों तथा घासों को सम्मिलित करना, क्योंकि ये मृदा संरक्षी फसलें हैं और मृदा शरण को रोकने का काम करती हैं। भूमि को पड़ती नहीं छोड़ना, पड़ती का मतलब होता है खाली नहीं छोड़ना। अगर भूमि खाली पड़ी रहेगी तो क्या होगा, वायु के द्वारा मृदा का शरण होगा। तो आप क्या करो, उसको पड़ती मत छोड़ो, कुछ ना कुछ उसमें बो दो मृदा के अंदर। पशुओं की चराई को बंद कर देनी चाहिए, ताकि क्या होगा, भूमि पर घास हमेशा बनी रहेगी। अगर मान लो कोई चारागाह है और उस पर गलत तरीके से पशु क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं, या आपने बहुत ज्यादा उसमें पशुओं को छोड़ रखा है, तो होगा क्या, उस पे से घास हट जाएगी और मृदा का शरण होगा। तो आप क्या कर लो, चराई बंद कर दो, ठीक है। तो ये तो एक पहला पार्ट था जिसमें अपन ने क्या पढ़ा कि कृषि कार्य से अपन वायु को कैसे, मृदा शरण को कैसे रोक सकते। दूसरा है वायुरोधी वृक्ष लगाकर। वायुरोधी वृक्ष लगा, देखो इस टाइप से वृक्ष लगा लो, ये खेत है, इस खेत में इस टाइप से ऐसे वृक्ष लगा लो जो क्या करेंगे, आपकी वायु को रोकने का काम करेंगे। अब देखो वायुरोधी वृक्ष पट्टियां क्या कहलाती है, वायु की गति मंद करने के लिए जिस दिशा से हवाएं आती है उनके संपूर्ण विपरीत दिशा में वृक्ष, झाड़ियां या घास की सुनियोजित पट्टियां लगाते हैं। ये पट्टियां मृदा शरण को काफी कम कर देती हैं। भाई हवा अगर तेज आ रही है उसको कम कर दिया जा रहा है तो क्या होगा, मृदा का शरण कम होगा, और सतह से वाष्पीकरण को भी रोकती है। पट्टियों की आपस में, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना भाई। जो पट्टियों की दूरी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 3 से 4 मीटर की रखी जाती है। यानी कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में 3 से 4 मीटर का गैप होना चाहिए, और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 1 से लेकर 2 मीटर का गैप रखा जाता है। ठीक है, समझे मेरी बात को। जैसे आपने ये पेड़ों की पट्टियां लगाई है ना, तो एक पट्टी से दूसरी पट्टी के बीच में 3 से 4 मीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, इसमें आप पेड़ लगाओगे तो इस एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में आपके 1 से 2 मीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, वायुरोधी वृक्ष की पट्टियां लगा सकते हैं आप। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि भाई आप क्या कर लो, मिट्टी के टीलों को आच्छादित रख सकते हो। मिट्टी के टीलों को आच्छादित का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके खेतों में क्या हो रहा है कि बड़े बड़े टीले हैं जिसपे फसलें आसानी से बोई नहीं जा सकती, तो आप उसको क्या कर लो, उस पर वहीं की लोकल ऐसी घास लगा लो जिससे क्या हो जाए कि मिट्टी के कण वहां जहां है वहीं के वहीं रह जाए। मृदा शरण को रोकने का काम करती है ये घास, है ना। आप देख रहे हो इस तरीके से आप घास लगा सकते हो, है ना। अगर आप जोधपुर में रहते हैं और कभी काजरी गए हो तो इस टाइप का एक मॉडल बनाकर वहां उन्होंने दिखा रखा हुआ है, ताकि आप वहां पर देख सकते हो कि किस तरीके से घास लगाई जाती है। अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं जरूर उसका एक वीडियो क्लिप बनाकर चैनल पर डालूंगा एक शॉर्ट के रूप में। ठीक है, मिट्टी के टीलों पर क्षेत्रीय झाड़ियां, है ना, वहां की लोकल झाड़ी, आप ऐसा नहीं कर सकते कहीं और की झाड़ी लगा यहाँ लगाओ तो वो सर्वाइव नहीं करेगी। तो वहां की क्षेत्रीय झाड़ियां लगा देनी चाहिए जो कि पलवार या मल्च का काम करेगी, तो मिट्टी के उड़ने में बाधा डालती है जिससे टीली एक ही जगह पर स्थित रहेगी। अब उदाहरण के लिए लोकल घास क्या हो सकती है भाई, अगर राजस्थान की बात करूं, मेनली पश्चिमी राजस्थान की, तो आप खीप लगा सकते हो, जड़बेरी, जिस फोग लगा सकते हो, बुई लगा सकते हो। ये झाड़ियां क्या करती हैं, इस इलाके में अच्छे से ग्रो करती हैं, और इनको आप क्या कर लो, टीलों पर लगा दो। तो क्या होगा, ये काफी हद तक वायु के द्वारा जो मृदा शरण होता है
उसको रोकने का काम करेगी। आगे अन्य में क्या रहेगा कि भाई वायु सरण को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ वर्क्स लगा सकते हो जो क्या करती है, मर्दा को बांध कर रखने का काम करते हैं। जैसे खेजड़ी होगी, प्रोसोपिस सिनेरिया, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया। सिसम लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, सिसम, रोहिडा, विलायती बबूल और इजरायली बबूल, ये लगा सकते हो। झाड़ियों की बात करें तो झाड़ियों में आप क्या लगा सकते हो, खीप लगा सकते हो, फॉग लगा सकते हो, अरंडी लगा सकते हो, जरवेरी लगा सकते हो। अगर घासों की बात करें तो सेवण घास लगा सकते हो, अंजन घास लगा सकते हो। तो ये कुछ थे जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, वायु सरण से मर्दा वायु सरण से रोक सकते हैं, है ना। ठीक है, अगर मान लो वायु सरण बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इन फैक्टर का यूज करके अपने इलाके में वायु सरण को कम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के कौन कौन से चांसेस रहते हैं, वो हो सकता है कि आपको दो चार झाड़ियों के नाम पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी झाड़ियां हैं जिसका उपयोग वायु सरण में रोकने के लिए किया जाता है। तो खीप, फॉग, अरंडी, जरबेरी, ये याद रखना। घासों में अंजन घास और सेवण घास याद रखना। दोस्तों देखो, ये जो एक पीडीएफ है, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, है ना, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एग्री प्रो जोधपुर। क्या नाम है, एग्री प्रो जोधपुर। इस टेलीग्राम चैनल पर आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये पीडीएफ ही आता है, वहां पर बहुत बार क्या होता है, वहां पर एमसीक्यू भी डाले जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले जाते हैं, तो आपके लिए काफी ये फायदे वाला सौदा रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब देखो, अपने जो वायु सरण था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है पहले नंबर चैप्टर का, उसमें है बीज। ठीक है, अब आप कहोगे, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। क्या आप मेरे को बता सकते हो, जो घर में पड़ा अनाज उसको बीज कह सकते हैं, या फिर आप जो मार्केट से बीज लेकर आते हो क्या उसको अनाज कहा जा सकता है? मेरा क्वेश्चन मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, सामने देखकर और कान खुले रखकर, कि आपके घरों में जो अनाज पड़ा है क्या हम उसको बीज कह सकते हैं? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि जो मार्केट से बीज लाते हो बुआई के लिए, क्या हम उसको अनाज कह सकते हैं? अगर आपको बीज और अनाज में फर्क नहीं है तो मैं बता सकता हूं, बीजों का प्रयोग बुआई के लिए किया जाता है, ठीक है, अनाजों का प्रयोग खाने के लिए किया जा सकता है। जो अनाज खाया जाता है उसका प्रयोग बीजों के लिए भी किया जा सकता है। अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसका छोटा सा वीडियो बनाकर मैं डालूंगा। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन क्या है कि घर में पड़ा जो अनाज क्या उसको बीज कह सकते हैं, मार्केट से जो बीज लेकर आए क्या उनको अनाज कहा जा सकता है? ठीक है, आ जाओ वापस। बीज, तो देखो बीज होता क्या है। बीज किसी दाने से पौधा उगाया जा सकता है, उसको बीज कहा जा सकता है। फल का प्रयोग करके हम पौधा उगा सकते हैं, उसको बीज कहा जा सकता है। पत्ती के द्वारा पौधा उगाया जा सकता है, उसको बीज कहते हैं। जड़, तना, यानी कि पौधे का वह भाग जिसके द्वारा नया पौधा तैयार किया जा सकता है और स्वस्थ पौधे को जन्म दे देता है, उसको क्या कहा जा सकता है? बीज कहा जा सकता है। ठीक है, एक परिभाषा तो ये हो गई। दूसरी परिभाषा क्या कहती है कि जो पुष्प का परिपक्व बीजांड होता है, पुष्प का परिपक्व बीजांड होता है, उसी को बीज कहते हैं। इस बीजांड के अंदर सूक्ष्म भ्रूणपोष और भ्रूण पर्जेंट होता है। इस बीजांड के अंदर क्या होता है? भ्रूण होता है और भ्रूणपोष होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बीज कहेंगे। इसकी एक और परिभाषा है, क्या? साधारण शब्दों में बात करें कि ऐसे बीज जिनके अंदर जीवित भ्रूण पाया जाता है, उन दानों को क्या कहेंगे? बीज, जिसका प्रयोग हम बुआई के लिए काम में लेते हैं। तो इसकी तीन परिभाषा हो गई कि पौधे का वह भाग जिसमें आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई दाना, फल, तना, है ना, जड़। तो अपन सीधा डायरेक्ट बोले तो पौधे का वह भाग जिसके द्वारा नया और स्वस्थ पौधा तैयार किया जा सकता है, उसको हम बीज कहेंगे। पुष्प का परिपक्व बीजांड, पुष्प का परिपक्व बीजांड
जिसके अंदर भ्रूण और भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है और उसका उपयोग हम बुआई के लिए करते हैं, उसको भी क्या कह सकते हैं, बीज कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा है जिसके अंदर जीवित भ्रूण पाया जाता है। अब देखो भ्रूण का क्या काम होता है, जब पौधा जर्मिनेट होता है तो इस भ्रूण के कारण होता है ना। जब पौधा जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, तो किसके कारण होता है, इस भ्रूण के कारण। अगर उस बीज के अंदर भ्रूण मरा हुआ है या भ्रूण अपरिपक्व है तो वो पौधा कभी उगेगा ही नहीं। अगर उग भी गया तो वो कुछ दिनों बाद मर जाएगा। तो समझ में आई क्या बात, कि बीज की परिभाषा में 1, 2 और 3 जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छी लगे, उसको आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है। अब ये तो था बीज। अब उन्नत किस्म किसे कहेंगे। ठीक है। उन्नत किस्म किसे कहेंगे, किस्म का मतलब होता है वैरायटी। किस्म का मतलब क्या होता है, वैरायटी। अब देखो आपने वहीं काफी पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है एक वैरायटी जिसको बार बार बो रहे हो और उससे जो प्रोडक्शन मिल रहा है उससे संतुष्ट हो रहे हो। ठीक है। आपने क्या किया, गलती से दुकान से एक वैरायटी वाला बीज लेकर आए और उसको लगाया, और उसका जो उपज मिला आपको, जो पहले वाली का उपज था उससे 10 गुना अधिक उपज मिला, है ना। 10 से 15% अधिक उपज मिला। कितना परसेंट, 10 से 15% अधिक उपज मिला, तो उसको हम क्या कहेंगे, उन्नत वैरायटी कहेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके घर का जो बीज है वो वैरायटी नहीं, वो भी एक वैरायटी है, लेकिन हो सकता है कि वो वैरायटी अब उसकी जो अनुवांशिक क्षमता है वो नहीं रही, अंकुरण प्रतिशत उसका अच्छा नहीं रहा, है ना, अंकुरण जो क्षमता होती है वो अच्छा नहीं रहा। तो आपने क्या किया, नई वैरायटी वहां से लेकर आए और वो स्थानीय वैरायटी, आपके पास जो बीज पड़े थे उन बीजों से 10 से 15% अधिक उत्पादन देता है, तो वो वैरायटी कैसी होगी, उन्नत वैरायटी होगी या इंप्रूव्ड वैरायटी होगी। वह किस्म जो स्थानीय किस्म के मुकाबले 10 से 15% अधिक उपज देती हो और विभिन्न प्रकार की जलवायु और मिट्टी के प्रति अनुकूल हो तथा निश्चित समय पर परिपक्व अवस्था में पहुंचाती है, उन्नत किस्म कहलाती है। केवल ज्यादा प्रोडक्शन देने से भी कुछ नहीं होगा, वहां की जलवायु में भी वो अच्छे से सर्वाइव करने वाली होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, वो उस प्रकार की मिट्टी में भी अच्छे से ग्रो करने वाली होनी चाहिए। और तीसरी, निश्चित समय पर, है ना, उसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि 3 महीने बाद ये परिपक्व हो जाएगी, तो वो 3 महीने के बाद परिपक्व हो जानी चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे अपन, उन्नत वैरायटी कहेंगे या फिर उन्नत किस्म कहेंगे। अब उन्नत किस्म के बीज होंगे, उन बीजों की क्या गुण होंगे, है ना। जो उन्नत किस्म है उस उन्नत किस्म के बीजों के क्या गुण होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुवांशिक शुद्धता। अनुवांशिक शुद्धता का मतलब ये हो गया कि भाई आप अगर मान लो जो गेहूं की एक वैरायटी है सोनारा 64, है ना, सोनारा 64 गेहूं की एक वैरायटी है जिसका नाम है क्या, सोनारा 64। आपने उसको फील्ड में लगाया तो सभी पौधे सोनारा 64 के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें सोनारा 64 में लोग वन का भी पौधा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी जेनेटिक प्योरिटी सही नहीं है ना, उसकी जेनेटिक प्योरिटी क्या है, सही नहीं है। तो अनुवांशिक शुद्धता वाला बीज होना चाहिए। जो वैरायटी आप लेकर आ रहे हो सभी बीज उसमें वही उसी प्रकार के होने चाहिए। भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता आप देख कर पता कर सकते हो। कैसे, भौतिक शुद्धता का मतलब ये होता है कि बीजों के अलावा और क्या क्या उसमें ऐड है। जैसे बीजों के अलावा क्या ऐड हो सकता है, किसी और फसल का बीज हो सकता है, भूसा हो सकता है, कंकड़ पत्थर हो सकता है। तो ये सभी क्या होंगे, ये सब आएंगे आपके फिजिकल शुद्धता में आएंगे। ठीक है। तो बीजों में अगर मान लो कंकड़ पत्थर दूसरी फसल के बीज हैं, भूसा है, तो उसकी फिजिकल शुद्धता होगी वो कम होगी। हमें अच्छी फिजिकल शुद्धता वाला बीज चाहिए। ठीक है। बीज ओज, सीड वेगर। बीज ओज का मतलब ये होता है कि भाई आपने जब बीज को देखा तो बीज एकदम चमकदार, सुडौल, है ना, और उम्र में, मतलब बीजों का भी उम्र होता है, अगर पुराना बीज होता है तो हो सकता है उसका अंकुरण ना हो, तो बीज कैसा होना चाहिए, नया चमकदार होना चाहिए। तो वो क्या दर्शाता है, बीज ओज को दर्शाता है ना, बीज ओज को दर्शाता है। भाई जो भी बीज यूज ले रहे हो वो कैसे होना चाहिए, रोगों से मुक्त होने चाहिए, अच्छे से परिपक्व बीज होने चाहिए। जैसे अभी आप भी देखना, कभी अपने घरों में नोटिस करना इन छोटी छोटी बातों को। अगर आपने एग्रीकल्चर ले रखी है ना, प्लीज आप अपने खेतों में जाया करो, है ना, आप अपने दादा, अपने पापा, इनके पास बैठा करो, है ना, इनसे
पुराना नॉलेज लिया करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप पुराने नॉलेज के ऊपर चलो, बट उस पुराने नॉलेज को लेकर उसमें इंप्रूवमेंट करो, है ना। तो होगा क्या कि बीज देखना, पुराने जो बूढ़ी होते थे वो क्या करते थे, बीजों को देखते थे, है ना। जब खेत में फसल लगी होती थी तो वो क्या करते थे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपना बाजरे का, वो देखते थे कि अच्छा ये बाजरे का सिट्टा बड़ा है और इसमें जो दाने हैं वो काफी बड़े बड़े हैं, तो अपन क्या कर लो, इस सिट्टे को अलग रख दो ताकि नेक्स्ट ईयर बोने के काम में लेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो देखते थे बीजों को कि अच्छे से परिपक्व मोटे मोटे बीज है ना, तो उनको आगे क्या करना है, बुआई के लिए काम में लेना है। ठीक है, फिर आता है नमी की मात्रा। ठीक है, अगर बीजों में नमी की बात करें तो अनाज के बीजों में भंडारण के समय नमी 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। भाई नमी का जो परसेंटेज होता है वो 12% से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। वास्तविक उपयोगिता मान की बात कर दें तो अच्छे बीजों का जो वास्तविक उपयोगिता मान होता है वो 75% होता है। भाई ये कॉन्स्टेंट होता है, इसको याद रखना, है ना। 75% से कम नहीं होना चाहिए, अच्छे बीज का महत्वपूर्ण गुण होता है। अब देखो वास्तविक उपयोगिता मान क्या होता है, बीज का अंकुरण प्रतिशत और बीज की शुद्धता प्रतिशत को जब गुणा करके उसमें 100 का भाग दिया जाता है तो बीज का वास्तविक उपयोगिता मान निकलता है। अगला कह रहा है बीज की जीवन क्षमता। आपने क्या किया कि कुछ बीजों को स्टोर करके रखा ताकि आप नेक्स्ट ईयर बोने वाले हैं। अगर मान लो बीजों की जीवन क्षमता ही नहीं होगी तो उसको बीजों को नेक्स्ट ईयर नहीं बो सकते, है ना। जीवित रहना, बीजों की जीवन क्षमता का मतलब वो कितने दिन जीवित रहते हैं उससे मतलब है। अगर अच्छे बीजों को अधिक समय तक अंकुरण करने की क्षमता होती है तो वे लंबे समय तक सुरक्षित तो अपनी गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। कहने का मतलब है आपने बीजों को भंडारित कर दिया, 4-5 साल बाद भी अगर उसको निकालोगे और बोओगे तो जो फर्स्ट साल में आपने बीज लेकर आए उसके जैसा का जैसा उसमें भी अंकुरण मिल रहा है, तो उसकी बीजों की जो जीवन क्षमता वो काफी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अगला कह रहा उच्च अंकुरण क्षमता। भाई आपने 100 बीज बोए, 100 बीज में से 98 या 99 बीज का जर्मिनेशन हो गया, उग गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, उन बीजों की जो अंकुरण क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है। कुछ प्रमुख फसलें हैं जिनके बीजों की न्यूनतम, भाई कम से कम इतने बीज उगेंगे, है ना। न्यूनतम जो अंकुरण क्षमता होती है वो कितनी, जैसे गेहूं, जौ और चना की बात करें ना 85%, 100% में से, जैसे कि मान लो आपने 100 बीज लिए ना तो कम से कम उसमें से 85% मतलब 85 बीज उगने चाहिए 100 में से। ठीक है, धान, ज्वार, तिल, बरसीम, रिचका की बात करें तो 80%, 100 में से 80 बीज उगने चाहिए उसमें। ठीक है, और तो ये जो आप सारणी देख रहे हो ना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीधे डायरेक्ट आपके बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, बोर्ड के तो पूछे जाते हैं, इसके साथ साथ आपका जो जेड का एग्जाम होगा उसमें भी पूछे जाएंगे, सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी पूछे जाएंगे। ठीक है, बाजरा, मूंग, मोट, उड़द, अरहर, चमला की बात करें तो 75%, यानी कि 100 बीजों को बोएंगे तो उसमें से कम 75 बीज उगने ही चाहिए, है ना। अधिक उग रहे हैं तो अच्छी बात है, उसकी जो अंकुरण क्षमता है वो अच्छी है, लेकिन अगर वो 75% से भी मतलब 100 में से 75 बीजों से भी कम बीज उग रहे हैं तो इसका मतलब वो वैरायटी अच्छी नहीं है। ठीक है, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और ग्वार की बात करें तो 70%, कपास की बात करें तो 65%, है ना। तो सबसे कम जो इस सारणी में सबसे कम बीज का जो अंकुरण क्षमता है वो किसकी है, कपास की है, 65%, मतलब 100 बीज को उगाएंगे तो 65 बीज उगेगी। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, कैसे क्या, कुछ मत करो, आप अपने मार्केट से बीजों को लेकर आओ, जिस समय बीज को बोने हैं कुछ टाइम पहले ले आओ, है ना, 15-20 दिन पहले ले आओ, उनमें से 100 बीजों को गिनो, 100 बीजों को गिन कर एक ट्रे के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालकर उन बीजों को लगा लो। ठीक है, फिर गिन लो कि मैंने 100 बीज लगाए थे उसमें से 80 बीज या 95 बीज क्या हो गए, जर्मिनेट हो गए, उग गए, उसमें से पौधा निकल गया, इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो अंकुरण प्रतिशत है वो अच्छा है। अगर बीजों का अंकुरण प्रतिशत निकालना है तो कुछ मत करो, अंकुरित बीजों की संख्या कि 100 में से मान लो आपके 80 बीज उगे, 100 में से 80 बीज उगे, बोए गए बीजों की संख्या, कितने बीज बोए, 100 बीज बोए, कितने बीज बोए, 100 बीज बोए, और उसमें से उगे कितने, 80 बीज उगे। ठीक है, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, तो इस 100 से इस 100 कट गया तो आपका जो बीज अंकुरण प्रतिशत कितना हो गया, 80% हो गया। क्या हो गया, 80%। इसको एक बार मैं वापस से समझा देता हूं कि भाई मान लो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आता है कि एक बीज का सैंपल है, एक बीज का
सैंपल है जिसमें 100 बीजों की बुआई पर 95 बीजों का अंकुरण हुआ, तो इसका अंकुरण प्रतिशत कितना होगा। ये कुछ इस टाइप से सवाल आता है ना। ये कुछ इस टाइप से क्या आता है, सवाल आता है। अब आप क्या करो कि आपको पता है कि अंकुरण प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले सबसे ऊपर जो हमारा सूत्र था, वो सूत्र क्या था कि अंकुरित हुए बीजों की संख्या बटा कुल बोए गए बीज इंटू 100। यही सूत्र था कि भाई आपने कुल कितने बीजों को बोया था और उसमें से कितने बीज कुल कितने बीजों को बोया था और उसमें से कितने बीज उगे थे। हमने बीजों को कितना बोया था, 100 बीजों को बोया था। ऊपर बट्टे में कितने बीज उगे थे, ये रे 95। कितने बीज उगे थे, 95 इंटू क्या करना है, 100 करना है। 100 में से 100 गया, कितने बीज उगे, 95। यही हो गया इसका बीज अंकुरण प्रतिशत। ठीक है, इसका बीज अंकुरण प्रतिशत कितना हो गया, 95 हो गया। तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बीजों का प्रकार कि कौन कौन से बीजों के प्रकार होते हैं। ठीक है, बीजों के बारे में थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करवा दिया जाएगा और आपका जो आने वाला पार्ट रहेगा वो लास्ट पार्ट रहेगा, है ना। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में आपको एक सीट मिलेगी। ठीक है, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक टेस्ट के तौर पर आपको एक सीट मिलेगी जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिछले 5 से 7 सालों का जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पेपर को ध्यान में रखकर इस टाइप के क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप अपने फोन से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्या होगा, आने वाले सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो सीधे आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय, टाटा।